हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 22 नवंबर 2025, दिन शनिवार, हिंदी तिथि द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली खबर, भारत और सिंगापुर के बीच सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स और उभरती टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई, केंद्रीय मंत्री का यह कहना है। और वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही कि इलेक्ट्रिक तिपैया बाजार में भारत दुनिया में अव्वल बना, 57% सिर्फ हमारे ही देश में बिके। स्वच्छ व प्रदूषण रहित परिवहन को प्रोत्साहित करने की नीतियों ने भारत को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन बाजार बना दिया। चलिए अगला अपडेट देखिए, सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। डिलीवरी बॉय से लेकर स्टोर कर्मचारी तक अब सभी का होगा फ्री हेल्थ चेकअप। सरकार ने बना दिया नया कानून। जी हाँ, सरकार के नए श्रम कानून के मुताबिक अब निजी और प्राइवेट सेक्टर के सभी कर्मचारियों के लिए हर साल फ्री हेल्थ चेकअप करने का प्रावधान रखा है। अब जितनी भी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी हैं, 40 साल से ज्यादा उम्र के कर्मचारियों का हर साल फ्री हेल्थ चेकअप करना जरूरी होगा। सरकार की तरफ से जो नए लेबर कोड यानी नए श्रम कानून जारी किए गए, उसके तहत ये नया नियम लागू कर दिया गया है। 40+ उम्र वालों के लिए फ्री हेल्थ चेकअप का प्रावधान है। इसमें सभी सरकारी और प्राइवेट सेक्टर दोनों के ही कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। बाकी दोस्तों, और भी पूरे देश भर में ये जो 4 नए लेबर कोड लागू हुए हैं, इसके तहत खास करके प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को सरकार ने सिक्योर कर दिया। अब उन्हें समय पर सैलरी देनी होगी, कंपनियों को मिनिमम वेतन देना भी अनिवार्य होगा। जो देश भर में पुराना श्रम कानून था ना, उसकी जगह ये 4 नए लेबर कोड लागू किए गए हैं। और इसमें कुछ नए प्रावधान रखे गए हैं, जैसे अब 1 साल में ग्रेच्युटी मिलेगी, फ्री हेल्थ चेकअप समेत मजदूरों को भी कई बड़ी गारंटियां दी जाएगी। पहले जो 29 अलग अलग श्रम कानून थे हमारे देश में, उन सभी कानूनों की जगह अब सरकार ने 4 आसान और सिंपल नए श्रम कानून बना दिए हैं। सरकार का कहना है कि इन नए नियमों का मकसद है देश के हर एक कामगार को समय पर और ओवर टाइम का वेतन मिल पाए, न्यूनतम मजदूरी मिले, महिलाओं को भी बराबर मौका मिले और सैलरी, सोशल सिक्योरिटी, फ्री हेल्थ चेकअप समेत सारी सुविधाएं मिले। और नए कानून से कर्मचारियों को 5 की जगह सिर्फ 1 साल में ही ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। हालांकि ट्रेड यूनियनों ने इन नए लेबर कोड की निंदा की और कहा कि ये जो कदम है ये मजदूर विरोधी है और मालिकों का यानी नौकरी देने वालों का, कंपनी नियोक्ताओं का समर्थन करता है। वहीं भारतीय मजदूर संघ ने सरकार के इन नए लेबर कोड सुधारों का स्वागत किया है और इसे लंबे समय से इंतजार किया जा रहा बड़ा कदम बताया है। तो चलिए थोड़ा डिटेल में समझते हैं दोस्तों कि भारत में लागू होने वाले ये 4 नए लेबर कोड कौन कौन से हैं, जिनसे अब 29 पुराने कानून खत्म हो चुके हैं। खुद केंद्रीय श्रम मंत्रालय की तरफ से ये बात की जानकारी दी गई। तो इन 4 लेबर कोड का नाम रखा गया है। एक तो वेज कोड 2019 वेतन संहिता, दूसरा इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। तो कुल ये 4 नए लेबर कोड, नए कानून प्रावधान होंगे। ठीक है, अब इसमें कुछ बेनिफिट के हाइलाइट्स भी आपको फटाफट से बता देता हूँ। देखिए, देश के करोड़ों गिग वर्कर्स को भी सरकार बड़ा तोहफा दिया है। पीएफ के साथ अब उन्हें ESIC की सुविधा भी मिलेगी इन लेबर कोड के लागू होने के बाद। वहीं 1 साल की नौकरी पर ग्रेच्युटी मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट वालों को भी पे स्केल के बराबर वेतन मिलेगा। ओवर टाइम करने पर सीधा डबल पेमेंट देना होगा कंपनियों को। नई श्रम संहिताओं से श्रमिकों के लाभ में बढ़ोतरी होगी और श्रमिकों को कानूनी मान्यता भी मिल पाएगी। देखिए, सरकार की तरफ से ये 10 बड़ी गारंटी जो नए लेबर कानूनों के जरिए मजदूरों को, कर्मचारियों को दी जाएगी। इन 10 गारंटियों की डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके। बाकी और भी ये नए लेबर कोड से होने वाले फायदे थोड़ी डिटेल जानकारी में आप देख सकते हैं कि फिक्स्ड टर्म स्टाफ को परमानेंट लेवल के फायदे मिलेंगे। सभी मजदूरों के लिए मिनिमम वेज और समय पर पेमेंट दिया जाएगा। महिलाओं को सभी शिफ्ट्स और जॉब रोल्स में अनुमति होगी। बेहतर वर्किंग आवर रूल्स और ओवर टाइम प्रोटेक्शन कानून लागू होंगे। यूनिवर्सल अपॉइंटमेंट लेटर्स और फॉर्मलाइजेशन पुश लागू होगा। गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को आधिकारिक मान्यता मिलेगी। और जोखिम वाली, रिस्क वाली इंडस्ट्रीज में हेल्थ चेकअप्स और सेफ्टी नियम जरूरी होंगे। उद्योगों में सोशल सिक्योरिटी का नेटवर्क और भी बड़ा होगा। तो ये कुछ मुख्य पॉइंट्स रहेंगे इस नए लेबर कोड कानून से। और भी क्या क्या बदलने जा रहा, तो कुछ हाइलाइट्स आप देख लीजिएगा। वेतन संहिता में क्या क्या लागू होगा, सामाजिक सुरक्षा संहिता में, औद्योगिक संबंध संहिता में और ये व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता में। ये 4 जो कानून होंगे, इन 4 की ये मुख्य हाइलाइट्स रहेंगे। ठीक है ना। हालांकि कई राज्यों में इन कानूनों का विरोध भी शुरू हो चुका है। जैसे हरियाणा में देखिए आप, 20 कर्मचारियों वाले निजी कंपनी बाहर होगी तो 26 तारीख को 26 नवंबर को मजदूर, कर्मचारी, किसान सभी जिलों में प्रदर्शन करेंगे और न्यूनतम वेतन बढ़ाने की भी मांग करेंगे। हरियाणा राज्य में श्रम कानूनों में बदलावों का विरोध भी शुरू हो चुका है। तो आपका क्या ख्याल है, आपकी क्या राय विचार है, इन मुद्दों पर कमेंट करके बताएगा जरूर। फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 19वां राष्ट्रीय जम्बूरी 2025 उत्सव शुरू हुआ। 30,000 से ज्यादा स्काउट्स के साथ भारत का ये सबसे बड़ा युवा महाकुंभ है। ऑफिशियली ये 23 नवंबर से शुरू होगा। तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं, जो कि 29 नवंबर तक चलेगा ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। यूएस यानी अमेरिका जाने वालों के लिए खुशखबरी आ गई है। आखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ के बीच भारतीय निवेशकों को भी बड़ी राहत दी। EB-5 वीजा पर अमेरिका ने बड़ी फीस वापस ले ली है। इससे भारतीयों के 26 लाख रुपए तक बचेंगे, क्योंकि अब पुरानी फीस ही लागू होगी तो निवेशकों को लाखों रुपए तक की बचत होगी। ट्रंप सरकार की तरफ से अपने फैसले में वापस ये बदलाव किया गया। और भारत के फॉरेक्स रिजर्व का भी डेटा देखिए दोस्तों। विदेशी मुद्रा भंडार $5.5 अरब बढ़कर $692.5 अरब पर पहुंच चुका है।
है। रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए। चलिए अगला अपडेट देखिए। आगामी बजट 2026 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वित्त विभाग ने जारी किया बीएफसी बैठक कार्यक्रम। 4 से 8 दिसंबर तक होगी कई महत्वपूर्ण बैठकें। केंद्र सरकार के साथ ही कई राज्य सरकारों ने भी बजट 2026 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। और देखिए बजट 2026-27 को लेकर वित्त मंत्री ने इंफ्रास्ट्रक्चर व ऊर्जा विशेषज्ञों के साथ प्री बजट बैठक की अध्यक्षता भी की है। ये 11वीं बैठक रही है। चलिए खबर आ रही है, गौतम अडानी ने इंडोलॉजी मिशन के लिए 100 करोड़ रुपए का योगदान दिया और कहा कि ज्ञान को सुरक्षित रखने की एक कोशिश है। गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित ग्लोबल इंडोलॉजी कॉन्क्लेव के उद्घाटन में उन्होंने 100 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक घोषणा की है। और भारत के रियल एस्टेट पर भी एक रिपोर्ट देखिए। जुलाई से सितंबर के बीच रियल एस्टेट सेक्टर में बुकिंग तेज हुई, लेकिन नई परियोजनाओं की रफ्तार कुछ धीमी देखने को मिली है। नुवामा रिसर्च की ओर से ये डेटा जारी किया गया। चलिए खबर आ रही है, G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए जोहान्सबर्ग पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी। एयरफोर्स बेस पर उनका भव्य स्वागत हुआ। जोहान्सबर्ग जो कि साउथ अफ्रीका में है, G20 समिट के लिए पीएम मोदी का ये दौरा है। और एयरपोर्ट की ये पीएम की कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका में जगह जगह मोदी और पुतिन के पोस्टर लगे हुए मिले इस G20 समिट के कार्यक्रम में। ये कार्यक्रम कुल 3 दिन का होगा और इस दौरे के दौरान पीएम मोदी कई द्विपक्षीय मुलाकातें भी करेंगे। और ट्रंप इस बार इसमें नहीं आ रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, एयरपोर्ट पर कलाकारों ने लेटकर पीएम मोदी का स्वागत किया और ऑस्ट्रेलियाई पीएम से भी मुलाकात की नरेंद्र मोदी ने अपने G20 दौरे के दौरान। ये साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में स्थानीय कलाकारों ने अपना स्थानीय लोक नृत्य किया। ये इनका ट्रेडिशनल डांस है और पीएम का कुछ यूं स्वागत हुआ। और वहीं दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही अयोध्या का दौरा करने वाले हैं। तो पीएम मोदी के दौरे को लेकर अयोध्या में रूट डाइवर्जन भी लागू हुआ। हाईवे पर 3 दिन तक नहीं चलेंगे भारी वाहन। गोरखपुर लखनऊ 4 लेन पर यह प्रतिबंध लागू रहेगा, क्योंकि राम मंदिर के मुख्य शिखर सम्मेलन के ध्वजारोहण फंक्शन में 25 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी वैदिक मंत्रोच्चार के बीच फहराएंगे ध्वज। और राम मंदिर में ये ध्वजारोहण समारोह के लिए अनुष्ठान भी शुरू हो चुका। अभी से ही 251 महिलाओं ने एक दिन पहले निकाली कलश यात्रा। पीएम का दौरा 25 तारीख को होगा। चलिए खबर देखिए, एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत का खाद्यान्न उत्पादन बीते 10 सालों में 100 मिलियन टन से भी ज्यादा बढ़ा है। और वहीं अगला अपडेट किसानों के लिए बड़ी अच्छी खबर देखिए। अब आधार के मुताबिक खतौनी में नाम संशोधन की तैयारी कर रही सरकार और इससे किसानों की बड़ी समस्या खत्म होगी। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए ये अच्छी खबर है। अब आधार कार्ड के अनुसार खतौनी में नाम संशोधन हो पाएगा और इस बदलाव से किसान सम्मान निधि राशि पाने में बड़ी परेशानी से किसानों को मुक्ति मिलेगी। तो ये यूपी सरकार का नया प्लान है, क्योंकि लंबे समय से खतौनी और आधार कार्ड में नाम अलग अलग होने की वजह से कई किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था। तो अब किसानों को ये नाम परिवर्तन की सुविधा मिलेगी ऑनलाइन ही। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारत ने चीनी नागरिकों के लिए फिर से शुरू किया टूरिस्ट वीजा। दोनों देशों के रिश्तों में सुधार की दिशा में ये अहम कदम है। आखिरकार 5 साल के रोक के बाद भारत ने चीनी नागरिकों के लिए अपना पर्यटक वीजा खोल दिया है। भारत चाइना दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, राजस्थान का जिंक पार्क बनेगा राज्य का नया औद्योगिक केंद्र। हिंदुस्तान जिंक और रिको ने उद्योगपतियों और निवेशकों के साथ महत्वपूर्ण बैठक भी की। इसको लेकर ये पूरा नया प्लान है। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि दुनिया में बनने वाला हर 5 में से 1 आईफोन अभी भारत में मैन्युफैक्चर हो रहा है और घरेलू स्तर पर भी भारत में आईफोन की बिक्री बढ़ रही है। बीते कुछ सालों में मेड इन इंडिया एप्पल आईफोन का प्रोडक्शन काफी ज्यादा बढ़ा है ना। चलिए खबर देखिए, बिहार के 27,000 शिक्षकों के लिए खुशखबरी आई। नए साल 2026 से पहले उन शिक्षकों को अपनी पसंद के स्कूलों में पोस्टिंग मिल पाएगी। शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से नई गाइडलाइंस जारी की गई है, जिसके मुताबिक पोस्टिंग 31 दिसंबर तक मिल जाएगी। तो हजारों शिक्षकों के लिए राहत की खबर है। और वहीं देखिए बड़ी खबर, मेडिकल कॉलेजों में एंटी नेशनल गतिविधियों पर अब रोक लगेगी। एनएमसी की तरफ से नई गाइडलाइन बनकर तैयार हुई। हाल ही में जो दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा मामला आपको पता होगा अल फलाह यूनिवर्सिटी में देखने को मिला, उसके बाद एनएमसी यानी नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से नया प्लान बनाया गया है। मेडिकल कॉलेजों के लिए नई गाइडलाइन जारी की जाएगी, जिसमें एंटी नेशनल यानी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर रोक लगाने और सामाजिक जिम्मेदारियों का पालन करने पर जोर दिया गया है। तो जैसे ही इसकी नई गाइडलाइंस आएगी मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से। फिलहाल देखिए एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों कि देश की राजधानी दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन चुका है। दिल्ली का AQI कई जगहों पर 506 के भी ऊपर चल रहा है और इसके बाद अब दिल्ली के सभी स्कूलों में स्पोर्ट्स इवेंट पर भी रोक लगा दी गई है। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश जारी किया। दिल्ली के स्कूलों में सभी आउटडोर खेल एक्टिविटीज पर रोक रहेगी। बढ़ते प्रदूषण के चलते ये फैसला लिया गया है। और खबर देखिए, मेक्सिको की फातिमा बोस बनी मिस यूनिवर्स। एक वक्त ये बेवकूफ कहे जाने पर सेरेमनी भी छोड़ दी थी, लेकिन आखिरकार इन्होंने मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब अपने नाम हासिल कर लिया है। हालांकि भारत की मणिका विश्वकर्मा जो है टॉप 30 तक ही पहुंच पाई। भारत के मणिका विश्वकर्मा भी मिस यूनिवर्स का ताज हासिल करने के काफी नजदीक तो पहुंच गई थी, लेकिन आखिरकार चूक गई। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से फाइनल ईयर की स्टूडेंट्स हैं, सर्टिफाइड क्लासिक डांसर भी हैं और पेंटर भी हैं। फिर भी इनकी मेहनत को सैल्यूट। और मेक्सिको जो कि मिस यूनिवर्स बनी, इनका भी जीवन काफी परेशानियों भरा रहा। जब ये मिस मेक्सिको बनी थी तब भी काफी विवाद हुआ
हुआ था, बावजूद उसके इन्होंने ये अचीवमेंट हासिल किया। मेनी कांग्रेट्स। चलिए अगला अपडेट देखिए, सोने चांदी के भाव पर खबर आ रही कि सोना 585 रुपए चढ़कर 1,23,146 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है। वहीं चांदी 3,000 रुपए तक सस्ती हुई। इसी साल अब तक गोल्ड 47,000 बढ़ चुका है और चांदी 65,000 रुपए तक महंगी हो चुकी है। और अभी एक दिन में चांदी की कीमत 2984 रुपए टूटकर 1,51,129 रुपए प्रति किलो चल रही है। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस क्या चल रहा है आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है भारत में महिलाओं को लेकर। देखिए 30% महिलाओं ने अपने पार्टनर से हिंसा झेली है, जिसमें 15 साल से लेकर 49 साल तक की एज ग्रुप की हर 5वीं महिला पीड़ित है। वैसे ये आंकड़ा दुनिया भर में भी हैरान करने वाला है कि दुनिया भर में 84 करोड़ महिलाओं के साथ सेक्सुअल एब्यूज भी हुआ है। ये रिपोर्ट्स और डेटा खुद WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जारी किए गए, जिसके मुताबिक भारत में तो हर 3 में से 1 यानी लगभग 30% महिलाएं किसी न किसी तरीके से अपने पार्टनर के वायलेंस का शिकार हुई है। पार्टनर में चाहे पति हो सकता है, लिव इन पार्टनर हो सकता है, उनका लवर्स हो सकता है, तो उनके जरिए वो मानसिक, आर्थिक और यौन हिंसा की शिकार हुई है। ये डेटा बताते हैं वाकई में कि आज भी हमारे देश में महिलाओं पर कितना अत्याचार होता है और कितनी असमानता होती है। इंटीमेट पार्टनर वायलेंस क्या होता है, इसमें ये एक साइंटिफिक टर्म है जिसमें कई तरह की अलग अलग हिंसाएं शामिल होती हैं जो महिलाओं के साथ बीती हैं, देख सकते हैं आप। चलिए अगली खबर देखिए, कर्नाटक बंगलुरु के ट्रैफिक में फंसे एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला। तो उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष में यात्रा करना शहर के खराब ट्रैफिक को पार करने से भी कहीं ज्यादा आसान है। देखिए जरा ये इनका छोटा सा बयान, छोटी सी टिप्पणी ये बताती है कि हमारे देश के शहरों में ट्रैफिक व्यवस्थाएं कितनी खराब है ना। और वहीं भाषा विवाद पर बड़ी खबर देखिए, तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने संस्कृत को मरी हुई भाषा बताया और कहा कि तमिल की परवाह है तो हम पर हिंदी क्यों थोप रहे हैं। तो इनके इस बयान पर बीजेपी बोली कि तमिल में भी संस्कृत के कई शब्द शामिल हैं। उदयनिधि स्टालिन ने चेन्नई में एक बुक लॉन्च के मौके पर संस्कृत को लेकर ये विवादित बयान दिया, जो कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए उन्हें, क्योंकि भाषा चाहे संस्कृत हो, हिंदी हो, उर्दू, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कोई सी भी हो, भाषा क्या है, एक कम्युनिकेशन का साधन है जिसके जरिए हम एक दूसरे के साथ अपने आचार विचार, अपनी भावनाएं, फीलिंग शेयर कर सकते हैं, राइट। तो सभी भाषाएं अपने आप में महान है, कोई भाषा छोटी बड़ी नहीं होती है। पता नहीं ये राजनेता भाषा को लेकर क्यों पॉलिटिक्स करते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। क्या कहना चाहोगे दोस्तों आप ऐसी गंदी पॉलिटिक्स पर? आपकी राय विचार कमेंट करके बताएगा जरूर। मेरी नजरों में तो सभी भाषाएं महान होती हैं, कोई भाषा छोटी या बड़ी नहीं है, राइट। वहीं देखिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का कहना है कि आरएसएस किसी के खिलाफ नहीं है। ये संघ न राजनीति करता है, न ही किसी संगठन को दूर से नियंत्रित करता है। इम्फाल में जनजातीय नेताओं के साथ बातचीत करते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने ये बातें चिते कही। और वहीं खबर आ रही कि चाचा नेहरू के कामों की ऑनलाइन लाइब्रेरी आज से लाइव हो चुकी है, जिस पर आपको 35,000 से भी ज्यादा डॉक्यूमेंट्स और लगभग 3,000 इलिस्ट्रेशन यानी आकृतियां, चित्र, कथाएं वगैरह देखने को मिलेगी। ये बेसिकली नेहरू जी की जीवन का, उनके कार्यों का ऑनलाइन डॉक्यूमेंट है। राहुल गांधी बोले कि ये इतिहास नहीं बल्कि बदलती सोच का रिकॉर्ड है। तो ये एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया जिस पर आपको nehruarchive.in, तो इसके ऊपर आपको ये ढेर सारी चीजें फ्री में डाउनलोड देखने को मिल जाएगी ना। चलिए खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट के CJI गवाही बोले कि मैं बौद्ध धर्म को मानने वाला हूँ लेकिन सेक्युलर हूँ। धर्म निरपेक्षता मैंने अपने पिता से सीखी है। चीफ जस्टिस का कल आखिरी वर्किंग डेज था, 23 नवंबर को ये रिटायरमेंट ले लेंगे। ये भारत के 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जस्टिस CJI BR गवाही। अच्छा, WHO की एक और चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए दोस्तों, भारत में 2015 से टीबी के मामलों में 21% तक की कमी आई है और टीबी के जरिए मृतकों की संख्या भी घटी है। आखिरकार ये रिपोर्ट बताती दोस्तों कि भारत सरकार के टीबी मुक्त भारत अभियान को सफलता मिल रही है। भारत में टीबी मरीजों की संख्या में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। ये कुछ डेटा भी आप देख सकते हैं 2015 से 2025 के बीच के, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस का साइबर फ्रॉड नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशन साई हॉक शुरू किया गया। 4400 से ज्यादा संदिग्ध लोगों को पकड़ा है। दिल्ली पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C के साथ मिलकर ये अलग अलग तरीके से साइबर फ्रॉड करने वाले सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों लोगों के खिलाफ ये ऑपरेशन साई हॉक चलाया। और इस ऑपरेशन के तहत 48 घंटों के अंदर अंदर लगभग 4,500 तक संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया। आए दिन जो हमारे देश में साइबर फ्रॉड बढ़ रहे हैं तो उसको लेकर दिल्ली पुलिस का शिकंजा है। और वहीं दोस्तों हाल ही में जो दिल्ली ब्लास्ट की घटना हुई, इस मामले से जुड़े भी कुछ बड़े अपडेट देखिए। जांच एजेंसियों को रिपोर्ट में पता चला कि हमास जैसे हमलों की साजिश रच रहा था जैश-ए-मोहम्मद का आतंकी मॉड्यूल। कश्मीरी अस्पतालों में हथियारों का ठिकाना बनाने की तैयारी थी। 1990 के बाद देश में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा जब आतंकी संगठन इतनी बड़ी तैयारी कर रहे थे। वहीं दिल्ली पुलिस बोले कि 2020 के दिल्ली दंगों में भी टेरर फंडिंग हुई थी। दंगे से पहले कई मीटिंग हुई, पूर्वोत्तर राज्यों को भारत से अलग करने की साजिश थी है। और दिल्ली ब्लास्ट में अब लोकल कनेक्शंस की भी जांच करेगी SIT। चेयरमैन सिद्दीकी को अल-फलाह लेकर आएगी ED की टीम। सस्पेक्टेड की 3 कैटेगरी बनाई गई है। चलिए अगली खबर देखिए, बिहार में नीतीश कुमार ने पहली बार गृह मंत्रालय छोड़ा। सम्राट चौधरी को इस बार अहम जिम्मेदारी दी गई। बिहार के नए मुख्यमंत्री के बाद नीतीश कैबिनेट का भी गठन हो चुका है। इसमें मगध और शाहाबाद का दबदबा देखने को मिलेगा इस बार। 65% मंत्री पिछड़े और दलित हैं। सवर्ण में सबसे ज्यादा राजपूतों को जगह दी गई और नीतीश के नई कैबिनेट में 12 मंत्रियों पर क्रिमिनल केस भी दर्ज है।
हैं, जबकि एक मंत्री तो केवल 10वीं पास भी है। और 20 सालों बाद बिहार की राजनीति में नीतीश के पास गृह मंत्रालय नहीं रखा गया है, बल्कि बीजेपी के सम्राट चौधरी को ये अहम जिम्मेदारी दी गई। फाइनेंस जेडीयू के पास रहेगा और मंगल पांडे फिर से स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए। ये वो लिस्ट भी आप देख सकते हैं कि बिहार में किसको किस विभाग की अहम जिम्मेदारी दी गई, किन किन मंत्रियों को, है ना। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव में मिली हार का पश्चाताप करने के बाद प्रशांत किशोर पीके ने अपना मौन व्रत तोड़ दिया और उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाए, कहा कि सरकार ने 10-10 हजार रूपए देकर वोट खरीदे हैं और अगर 6 महीने में अब बिहार के महिलाओं को 2-2 लाख रूपए नहीं मिलते हैं तो मैं एक मंत्री और अफसर का भी घेराव करूंगा। पीके ने धमकी के साथ ही लोगों से 1-1 हजार रूपए भी मांगे, बोले कि जो नहीं देगा मैं उनसे नहीं मिलूंगा। दिल्ली वाला फ्लैट छोड़कर सारी संपत्ति जन सुराज को डोनेट की है। तो ये भी दोस्तों बिहार की राजनीति में बयानबाजी देखने को मिल रही है। और इस बीच खबर है कि चुनाव आयोग ने कड़ा रुख अपनाया, SIR की समय सीमा में नहीं होगा कोई भी बदलाव। BLO को मिला 25 नवंबर तक का समय। चुनाव आयोग की तरफ से ये स्पष्टीकरण भी जारी कर दिया कि इसकी टाइमिंग में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। हालांकि इधर सुप्रीम कोर्ट ने SIR के खिलाफ याचिका को लेकर EC यानी इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग से भी जवाब मांगा। केरल सरकार ने इस SIR प्रक्रिया को रोकने की मांग की थी और इससे पहले आपको पता होगा तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्य भी अर्जी लगा चुके हैं कि SIR प्रक्रिया को रोका जाए। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिकाओं को लेकर इलेक्शन कमीशन से भी जवाब मांगा और अगले सुनवाई 26 नवंबर तय की है। तो तब तक चुनाव आयोग को SIR को लेकर स्पष्टीकरण सुप्रीम कोर्ट में भी देना होगा ना। और कुछ बड़े हादसों की खबरें देखें दोस्तों। दुबई में एयर शो के दौरान तेजस लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें पायलट की मौत हो गई। इस हादसे में पायलट विंग कमांडर नमांश श्याल शहीद हो गए। ये इसका वीडियो भी सामने आ रहा, देख सकते हैं। भारत का तेजस फाइटर जेट दुबई एयर शो में क्रैश हो गया और ये जो पायलट शहीद हुए ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के रहने वाले थे। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। वहीं कुछ और हादसे देखिए आप। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की एक ऑयल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। गैस लीकेज ब्लास्ट का खतरा माना जा रहा। 25 फायर टेंडर प्लांट को ठंडा करते रहे, इतनी भयंकर आग लगी और अभी तक भी आग बुझाई नहीं जा सकी। वहीं राजस्थान के ब्यावर में भी एक अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री में 3 मजदूर जिंदा जल गए। 1100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता मटेरियल उन पर गिर गया। और एक इंटरनेशनल हादसा देखिए, ब्राजील में UN COP30 जलवायु सम्मेलन के मुख्य आयोजन स्थल पर भी आग लगी, जिसमें 21 लोग घायल हो गए। भूकंप पर खबर आ रही, बांग्लादेश में 5.7 की तीव्रता का भूकंप आया और ये भूकंप के झटके हमारे भारत में भी पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में महसूस हुए। बांग्लादेश में तो भूकंप से 3 लोगों की मौत भी हो गई। हालांकि भारत में किसी तरह की जनहानि की सूचना नहीं है। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम की स्थितियां। मध्य प्रदेश में ठंड से दूसरी मौत हो गई। रीवा में भी दम तोड़ा। पचमढ़ी में पहली बार पारा 5 डिग्री तक पहुंचा। भोपाल इंदौर में भी 10 डिग्री से नीचे चल रहा और अभी भी मध्य प्रदेश में 2 दिन शीतलहर का अलर्ट है। ठंड की वजह से कई लोगों की जानें भी जाने लग गई हैं। इतनी कड़ाके की सर्दी शुरू हो गई है। इधर राजस्थान में सर्द हवाओं का असर कुछ कम हुआ। माउंट आबू में तापमान 0 डिग्री से ऊपर पहुंचा। अगले 2 सप्ताह तक मौसम साफ रहेगा। हरियाणा राज्य में भी सता रही सुबह शाम की ठंड। दिन में धूप से लोगों को राहत मिल रही। 3 दिन मौसम शुष्क रहेगा और सुबह हल्की धुंध के आसार रहेंगे। वहीं पहाड़ी राज्य हिमाचल में देखिए 27 शहरों का तापमान 10 डिग्री से नीचे चल रहा। नवंबर में नॉर्मल से 89% कम बारिश हुई। अगले 6 दिन भी बारिश के आसार नहीं रहेंगे। और उत्तर प्रदेश में तो आज से शुरू होगी पछुआ हवाएं, तो इससे 2-4 डिग्री तक और गिर सकता पारा। रात के तापमान को लेकर भी मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। बाकी दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में जैसे केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी वगैरह में बारिश का अलर्ट है और केवल मध्य प्रदेश ऐसा स्टेट है जहां शीतलहर की भी चेतावनी है, तो जरूर सावधान रहिएगा। और भी अगले 24 घंटों के दौरान कुछ अलग अलग राज्यों में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 401 अंक गिरकर 85,232 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 124 अंक लुढ़का। बैंकिंग, रियलिटी और मेटल शेयरों में ज्यादा बिकवाली देखने को मिली। वहीं खबर है, रिलायंस कंपनी रूसी क्रूड ऑयल से बने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं करेगी। यूरोपीय यूनियन में सैंक्शन का पालन करेगी कंपनी। और मार्केट रेगुलेटर सेबी की बड़ी पहल देखिए, बाजार सूचकांकों में REITs और INVITs शामिल करने की तैयारी कर रहा है सेबी ने एक और सख्ती बरती। प्री IPO प्लेसमेंट के दौरान म्यूचुअल फंड्स की ओर से निवेश पर भी रोक रहेगी। एंकर राउंड के लिए हरी झंडी मिली। वहीं देखिए, शार्क टैंक जज नमिता थापर बोली कि महिलाओं की निजी जिंदगी पर ज्ञान ना दें। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा, जोहो के फाउंडर ने कहा था कि 20s में शादी और बच्चे की प्लानिंग करें, तो उनकी इस वाली सलाह पर नमिता थापर भड़क गई। उन्होंने कहा कि जोहो फाउंडर को जिम्मेदारी से बोलना चाहिए। तो ये काफी कंट्रोवर्सी का माहौल देखने को मिल रहा है। और देखिए, अडानी ने फॉर्च्यून ब्रांड वाली कंपनी की पूरी हिस्सेदारी बेची। AWL एग्री बेचकर FMCG बिजनेस एग्जिट लिया। वहीं चीन जापान तनाव से इंडियन सी फूड की डिमांड बढ़ी। अमेरिकी टैरिफ झेल रहे एक्सपोर्टर्स के शेयर 10% तक चढ़े और क्रिप्टो मार्केट भी पूरा क्रैश हो गया। $1.7 बिलियन हो गए स्वार। बिटकॉइन की गिरावट ने बढ़ाई निवेशकों की धड़कन। जी हाँ, बीते कुछ ही दिनों में क्रिप्टो मार्केट की वैल्यू एक महीने के अंदर
अंदर 100 लाख करोड़ रुपए तक घटी है। बिटकॉइन की वैल्यू भी 30% तक कम होकर 261 लाख करोड़ पर आ गई और बिटकॉइन का प्राइस जो 1 करोड़ 10 लाख पर था वो अभी 76 लाख पर चल रहा है। देखिए जरा। चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद कुछ इंटरनेशनल न्यूज देख लेते हैं फटाफट से। देखिए ईरान के तेल व्यापार पर अमेरिका ने लगाया नया प्रतिबंध, भारतीय कंपनी और कारोबारी भी जद में आए। वहीं पाकिस्तान की फैक्ट्री में गैस रिसाव से जोरदार धमाका हुआ, 15 लोगों की मौत हो गई। ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन की लापरवाही से कोरोना की वजह से 23,000 लोगों की जान गई। जांच में कुछ गंभीर आरोप लगाए गए ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन पर। और वहीं देखिए बांग्लादेश में 5.7 की तीव्रता का भूकंप आया, अब तक 6 लोगों की मौतें हो गई, 200 से ज्यादा घायल हो गए। आयरलैंड बांग्लादेश क्रिकेट मैच भी रोका गया, एक 10 मंजिला इमारत भी झुक गई, कोलकाता तक इसके झटके महसूस हुए। वहीं देखिए यूक्रेन जंग को रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप का 28 पॉइंट का एक प्रपोजल आया। जेलेंस्की को अपनी जमीन छोड़नी होगी, सेना भी घटानी होगी, बदले में मिलेगी सुरक्षा की गारंटी। रूस यूक्रेन जंग को समाप्त करने के लिए ट्रंप ने ये समझौता प्रस्ताव रखा मतलब। वहीं अमेरिका के व्हाइट हाउस में पहली बार ट्रंप और ममदानी की मुलाकात हुई। प्रेस सचिव बोले कि एक कम्युनिस्ट आ रहा है, लेकिन देश के लिए राष्ट्रपति किसी से भी मिलेंगे। न्यूयॉर्क में जो भारतीय मूल के मेयर बने थे उन्होंने ट्रंप से मुलाकात की। वहीं देखिए ब्राजील में COP30 क्लाइमेट समिट के हॉल में आग लगी, 13 लोग घायल हो गए। भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव भी यही मौजूद थे, बड़ी हैरानी की बात है। और चलिए इंटरनेशनल न्यूज अपडेट के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप, बड़ी साइबर ठगी का मामला सामने आया। बंगलुरु में रिटायर्ड कर्नल से 56 लाख की ऑनलाइन ठगी की गई, पुलिस अफसर बनकर डराया, RBI वेरिफिकेशन के नाम पर पैसे ट्रांसफर किए। तो ऐसे ठगों बदमाशों से सावधान रहें दोस्तों आप। वहीं मध्य प्रदेश के सागर का एक मामला देखिए, मस्जिद की जमीन पर खुदाई की जा रही थी, तभी इससे राम सीता की मूर्तियां निकली। सागर में 200 साल पहले दी थी ये जमीन, लोगों ने पूजा की और निर्माण कार्य भी रोक दिया गया। सागर के बंडा विकास खंड के ग्राम पापेट का ये मामला है, ये देख सकते हैं आप, लोग बाग पूजा करने लग गए हैं। और वहीं देखिए वाराणसी कोर्ट के जज बोले कि राहुल गांधी 18 दिसंबर को कोर्ट में हाजिर हो। 7 महीने पहले उन्होंने कहा था कि भगवान राम काल्पनिक हैं, तो इसी मुद्दे को लेकर वाराणसी कोर्ट में सुनवाई हो रही है। वहीं देखिए उत्तराखंड के हरिद्वार में 1000 करोड़ में बनेगा विश्व सनातन महापीठ। कथावाचक देवकीनंद ठाकुर ने उठाई सनातन बोर्ड की मांग और बोले कि वक्फ बोर्ड है तो सनातन क्यों नहीं। और खबर आ रही है पंजाब में सांसद अमृतपाल पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दिया, कहा कि पैरोल पर 1 सप्ताह के अंदर अंदर फैसला लें। वकील से पूछा कि संसद में कुछ बोलेंगे या मुक्त दर्शन रहेंगे। और हिमाचल प्रदेश शिमला में भी देखिए संजोधी मस्जिद विवाद में नहीं पढ़ने दी नमाज, बिजली पानी काटेगा प्रशासन, हिंदू संगठनों ने चक्का जाम किया, आमरण अनशन खत्म हुआ। और खबर देखिए उदयपुर पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे जूनियर ट्रंप। एयरपोर्ट के बाहर कार में बैठने के बाद फिर उतरे। अमेरिकी अरबपति की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए राजस्थान उदयपुर आए हैं। यहाँ 10 लाख के महाराजा स्वीट में ठहरेंगे ट्रंप के बेटे। उदयपुर के लीला पैलेस में 82 रूम 3 दिन तक के लिए बुक किए गए हैं। और यहाँ आने के बाद ट्रंप के बेटे ने आगरा ताजमहल का भी दौरा किया। ताजमहल देखते समय उन्होंने कहा कि ये बनाने के लिए मजदूर कहाँ से लाए थे, वो अपनी गर्लफ्रेंड डायना के साथ में आए हैं। चलिए खेल जगत से कुछ खबरें देखिए आप। भारत पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में 15 फरवरी को भिड़ेंगे आमने सामने। टूर्नामेंट की शुरुआत 7 फरवरी से होगी, फाइनल मैच 8 मार्च को अहमदाबाद में हो सकता है। वहीं खबर है भारत राइजिंग स्टार्स एशिया कप सेमीफाइनल में बांग्लादेश से हारा। आखिरी गेंद पर 3 रन बनाकर मैच टाई कराया, सुपर ओवर में वाइड फेंक कर हारे। और वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल में भी भारत का रिकॉर्ड प्रदर्शन देखने को मिला। भारत ने जीते 9 गोल्ड, 6 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल। 7 महिला बॉक्सर्स ने भी दिलाया गोल्ड। सभी खिलाड़ियों को मेनी मेनी कांग्रेट्स। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप। श्रद्धा कपूर के भाई को मुंबई पुलिस ने भेजा समन। 252 करोड़ के ड्रग केस में सिद्धांत से होगी पूछताछ। और एक जरूरत की खबर आ रही कि ठंड के समय में 10 तरह की बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है, तो अपनी सेहत का ख्याल रखें। और डॉक्टर की तरफ से जो कुछ टिप्स जारी किए गए मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले देखिए सर्दियों में किस किस तरह की बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है। सर्दी, जुकाम, वायरल इन्फेक्शन, इन्फ्लुएंजा, बुखार, खांसी, ब्रोंकाइटिस, जोड़ों में दर्द, स्किन प्रॉब्लम, निमोनिया, हार्ट डिजीज और सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, हार्ट अटैक वगैरह की समस्याएं भी काफी बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में सर्दियों में हेल्दी रहने के लिए आप इन 15 टिप्स का पालन करें। रोजाना कम से कम 15-20 मिनट धूप लें। विटामिन सी वाले फल फ्रूट खाएं। गर्म हल्दी का दूध, काढ़ा, सूप पीते रहें। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। ओमेगा 3 रिच चीजें खाएं। संतुलित डाइट लें। हरी सब्जियां खूब खाएं। लंबे समय तक खाली पेट ना रहें। ठंड से बचें। गर्म कपड़े पहने। ठंडी हवा में खुले में न जाएं। और रोजाना कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज वर्कआउट करें, ठीक है। और फास्ट फूड वगैरह पैकेज्ड फूड ना खाएं। बाकी हाइजीन का ध्यान रखें और रोजाना 8 घंटे की प्रॉपर नींद लें। बीमार लोगों से दूरियां बनाए रखें ताकि इन्फेक्शन वगैरह ना हो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए G20 समिट में पीएम मोदी ने नेस्पर्स प्रमुख CEO से भी अहम मुलाकात की। भारत के डिजिटल इकोसिस्टम में निवेश बढ़ाने पर चर्चा हुई। वहीं खबर है 100वीं जयंती, 100 करोड़ और 100 कैंटीन। दिल्ली में पेट भर खाना मिलेगा मात्र 5 रुपए में और भोजन भी होगा पौष्टिक। जी हाँ, अगले महीने 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के मौके पर दिल्ली में ये 100 अटल कैंटीन की शुरुआत एक साथ की जाएगी।
जहां 5 रुपए में आपको भोजन मिल पाएगा। और देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के चुनाव 6 जनवरी को जारी होगी अंतिम मतदाता सूची। निर्वाचन आयोग ने जारी किया संशोधित कार्यक्रम। हैदराबाद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया भारतीय कला महोत्सव 2025 का उद्घाटन। कहा विरासत की समझ को मिलेगा बढ़ावा। और उत्तर प्रदेश में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कि कई देश खुलेआम इंटरनेशनल कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं, फैसले बिना भेदभाव के होने चाहिए। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि यूएन में भी सुधार जरूरी है। बोले कि कई देश अंतर्राष्ट्रीय कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में 27 नवंबर को बिजली कर्मी पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन करेंगे। बिजली निजीकरण के खिलाफ एकजुट होंगे अधिकारी और कर्मचारी भी। वहीं यूपी में एक नई पहल देखिए, अब शहरों में मकान के साथ बना सकेंगे दुकान भी। योगी कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद आदेश जारी हुआ। आम शहरियों को लाभ देने के लिए सीएम योगी ने यह नया प्रस्ताव जारी किया है और इसमें साइज वगैरह की कुछ लिमिट होगी, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं कि इतने रोड और इतने साइज के प्लॉट पर आप मकान दुकान एक साथ बना पाएंगे ना। और खबर देखिए, अब आपको किसी का फोन आने पर कॉलर का वेरीफाइड नाम दिखेगा जो उसके आईडी प्रूफ में होगा, आधार कार्ड पैन कार्ड में। सरकार ने ट्रू कॉलर जैसे सिस्टम CNAP की टेस्टिंग शुरू की है। टेलीकॉम कंपनियां एक्टिवेट कर रही हैं अभी इस सिस्टम को, तो धीरे धीरे आपको ये रियल नेम दिखने लगेंगे, ठीक है। CNAP का फुल फॉर्म है कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन। हाल ही में कुछ दिनों पहले मैंने आपको इस अपडेट के बारे में बताया था ना। और खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश में अब गाँव में जमीन के नक्शे भी ऑनलाइन देखे जा सकेंगे। मोबाइल ऐप पर मैप लगाकर पहुंच सकेंगे घर और खेत पर भी, और ये काम सीधे सैटेलाइट के जरिए होगा। उत्तर प्रदेश के राजस्व परिषद ने इस योजना पर काम भी शुरू कर दिया है। सभी पंचायतों का ऑनलाइन सैटेलाइट कनेक्टेड किया जाएगा। चलिए अगली खबर देखिए, रुपये की वैल्यू में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। 3 महीने की सबसे बड़ी गिरावट के साथ अभी डॉलर के मुकाबले रुपया 89.61 के ऑल टाइम लो पर पहुंच चुका है। वहीं भारत इजराइल को लेकर देखिए, नवाचार बढ़ाने के लिए इजरायली स्टार्टअप संग साझेदारी करेगा भारत। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का यह कहना है। वहीं भारत अफगानिस्तान के बीच भी हवाई मालवाहक सेवाएं बहुत जल्द शुरू होगी। विदेश मंत्रालय के अधिकारी की तरफ से दावा किया गया। और अफगानिस्तान से अब सीधे भारत आएंगे फल और मेवे भी। एयर कार्गो सर्विस भी शुरू होने जा रही है भारत अफगानिस्तान के बीच। और बैंकिंग सेक्टर पर रिपोर्ट आ रही कि वित्त वर्ष 2028 में बैंकों की कमाई में आ सकता है बड़ा उछाल। IIFL कैपिटल की रिपोर्ट में दावा किया गया। और केयर की एक रिपोर्ट देखिए, बैंकों का NPA दूसरी तिमाही में घटकर 2.1% पर पहुंचा, जबकि लोन देने की रफ्तार 11.7% तक बढ़ी है। और केंद्र सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया। नीरज मित्तल बने पेट्रोलियम सचिव। कई मंत्रालय में शीर्ष स्तर पर बदलाव देखने को मिले। भारत इजराइल FTA पर देश के उद्योग मंत्री नीर बरकत भी बोले कि संवेदनशील क्षेत्रों को शामिल न करने पर सहमत हैं दोनों देश। किसान भाई लोगों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी देखिए, कृषि मंत्री की घोषणा। अब PM फसल बीमा योजना में जंगली जानवरों के द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाया गया या जलभराव की वजह से फसलों को होने वाला नुकसान भी शामिल होगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को ये बड़ी राहत दी है। और देखिए बड़ी खबर, अरबों का एक फर्जीवाड़ा सामने आया। दावा किया जा रहा है कि एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट और OpenAI जैसी बड़ी कंपनियों के नाम भी इसमें शामिल हैं। AI ने पकड़ी $610 बिलियन की धोखाधड़ी। ये देख सकते हैं, इसको लेकर एक वेरीफाइड अकाउंट के द्वारा बिग ट्वीट भी किया गया। और ये धोखाधड़ी AI पोंजी स्कीम के भंडाफोड़ का दावा कर रही है। इसके पीछे कुछ फैक्ट्स बताए जा रहे हैं, देख सकते हैं आप डिटेल्स। और पूरा मामला एनवीडिया के शेयरों के आसपास घूमता है। वहीं खबर आ रही कि दुनिया के टॉप 100 बैंकों में शामिल होंगे जल्दी भारत के कुछ और बैंक भी। अभी सिर्फ SBI और HDFC ही शामिल है। और देखिए, भारत ने अमेरिकी टैरिफ के असर से खुद को बचाया। रिपोर्ट आ रही कि रूसी तेल आयात घटाकर व्यापार समझौते में मजबूत स्थिति भी बनाई। और एक लड़के का अनोखा रिकॉर्ड देखिए, पंजाब लुधियाना के युवक ने पुशअप में रिकॉर्ड बनाया। 1 मिनट में 360 डिग्री 24 पुशअप लगाए। वहीं मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला देखिए, कैदियों की समय से पहले रिहाई सिर्फ सरकार ही तय करेगी, अदालतें नहीं। जेल में बंद कैदियों को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से यह अहम फैसला सुनाया गया। और यूनिसेफ की एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है कि गरीबी कम करने में भारत की रफ्तार दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले सबसे तेज रही है। बच्चों की स्थिति पर भी यूनिसेफ ने अब तक की प्रगति को सराहा है। भारत के लिए ये बड़े ही गर्व की बात है ना। और इंडिया जस्टिस की एक रिपोर्ट देखिए, 50,000 बच्चों को अब भी इंसाफ का इंतजार है। 362 जुवेनाइल बोर्ड में अब भी लंबित है 55% तक केस। और ये रिपोर्ट बड़ी चिंता की बात है ना। वहीं सरकार एक बदलाव करने जा रही है, खांसी बुखार को भी माना जाएगा संक्रमण। इसकी भी अब निगरानी होगी। ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से महामारी नियंत्रण नीति तैयार की है। और इसके तहत अब सामान्य खांसी, जुकाम, बुखार वगैरह इन लक्षणों को भी संक्रमण के आधार पर एनालाइज किया जाएगा। और खबर देखिए, रोबोटिक्स के जरिए होगी अब हमारे भारत की सीमाओं की सरहद की सुरक्षा। BSF और IIT मद्रास के बीच नए संस्थान के गठन पर समझौता करार हुआ। वहीं DGCA अगले सप्ताह करेगा ऑपरेटरों और फ्लाइट पायलटों के संगठनों के संग बैठक। क्रू ड्यूटी और अन्य मुद्दों पर होगी चर्चा। उत्तराखंड राज्य में देखिए, नया आदेश जारी हुआ। 15 साल से पुराने व्यावसायिक वाहनों को फिटनेस शुल्क में बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के आधार पर ये शुल्क पर राहत और कटौती का आदेश जारी हुआ, देख सकते हैं आप डिटेल। और वहीं देखिए, हिमाचल प्रदेश वासी जरा ध्यान दें, सालाना 6 लाख रुपए से ज्यादा कमाने वालों को अब नहीं मिलेगा सस्ता राशन। उनके नाम राशन लिस्ट से भी हटाए जाएंगे। हिमाचल सरकार की तरफ से यह नया आदेश जारी किया गया। और मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है, Realme GT8 Pro फोन भारत में लॉन्च हुआ। शुरुआती कीमत 72,999। और खबर है, महाराष्ट्र गोवा तट पर ICG ने सागर कवच सुरक्षा अभ्यास किया। समुद्री खतरों से निपटने की तैयारियों को परखा। चुनाव आयोग
आयोग ने एक बड़ा ऐलान किया है। वेबसाइट पर आसानी से मिल पाएगा अब आपको नाम। SIR के साथ ही चुनाव आयोग की तरफ से ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप दोनों में ही ये आसान सुविधा शुरू कर दी है। आप अपने वोटिंग लिस्ट में नाम वगैरह को आसानी से चेक कर पाएंगे, है ना। और पराली पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि पंजाब हरियाणा में पराली जलाने के मामलों में कमी आई, लेकिन अब मध्य प्रदेश राज्य नंबर 1 पर पहुंच चुका है। ICAR की रिपोर्ट में ये खुलासा सामने आ रहा है, देखिए जरा। और खबर है दोस्तों, भारत के काफी फेमस यूट्यूबर व्लॉगर सौरभ जोशी की शादी होने वाली है और उन्हें सुरक्षा का डर सता रहा है, इसलिए शादी में पुलिस से उन्होंने हाई सिक्योरिटी भी मांगी है। सौरभ जोशी और अवंतिका भट्ट के उत्तराखंड के हल्द्वानी में ये शादी होने वाली है। मेनी कांग्रेट्स दोनों को। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए हजारों लोगों को बड़ी राहत मिली है। जमीन मुआवजे पर अब नहीं कटेगा टैक्स। हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सुनाया गया कि नेशनल हाईवे, जैसे किसी की खेती की जमीन हाईवे वगैरह में चली जाती है तो सरकार जो मुआवजा देती है ना, उस पर अब इनकम टैक्स नहीं काटा जा सकेगा, ऐसा। और खबर आ रही, हरियाणा राज्य में सरकारी कर्मचारी, पेंशनर्स और आश्रित करा सकेंगे केसलेस ट्रीटमेंट। पोर्टल पर 447 अस्पताल और सूचीबद्ध किए हैं हरियाणा सरकार ने ये राहत देते हुए। और वहीं देखिए पंजाब चंडीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय तस्करों की 15 करोड़ की संपत्ति जब्त की। मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी चलेगा। यूपी में अगले साल शुरू होगा ड्रोन सर्वेक्षण सर्वे। तैयार किए जाएंगे नगरीय निकाय क्षेत्रों के डिजिटल नक्शे भी। और बंगाल झारखंड में कोयला माफियाओं पर भी ईडी ने एक्शन लिया। 100 से ज्यादा अधिकारियों ने कई जगहों पर ठिकानों पर छापेमारी की। वहीं देखिए उड़ीसा का ये मामला, बस चलाते समय एक ड्राइवर को हार्ट अटैक आ गया, सूझबूझ से 30 यात्रियों की जान बचाई। और हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ महाअभियान चलाया गया। हर पंचायत में बनेगी नशा निवारण समिति, प्रधानाचार्य संभालेंगे इसकी कमान। वहीं मानसिक स्वास्थ्य को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि मोबाइल की डिजिटल गिरफ्त में है 73% लोग। प्रतिदिन 7 घंटे तक स्क्रीन पर बिताते हैं इतने लोग, जिनसे लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा बना हुआ है। ये चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है वैज्ञानिकों की कि साइलेंट डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं लोग बाग। तो दोस्तों जितना हो सके मोबाइल फोन को कंट्रोल करें, कम चलाएं, कहने का मतलब है ना। चलिए खबर देखिए, मध्य प्रदेश में PM श्री हेली पर्यटन सेवा का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री मोहन यादव की पहल से हवाई कनेक्टिविटी ने भरी उड़ान। और खबर है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे 51 फीट ऊंची श्री राम वनवासी स्वरूप प्रतिमा का लोकार्पण। रामायण वाटिका में होगा शंखनाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान में 33 IFS के ट्रांसफर किए गए, 4 को अतिरिक्त चार्ज दिया गया। और कई राज्यों में टमाटर के दाम दुगने हो गए। लोगों की रसोई का बजट बिगड़ा। रिटेल में 70-80 रुपए प्रति किलो तक मिल रहे हैं टमाटर। हरी सब्जियां दूसरी भी महंगी हुई। और राजस्थान की नदियों में प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई राजस्थान गवर्नमेंट को। NGT के आदेश पर लगी रोक भी हटाई। वहीं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध मंदिर श्री सांवलिया सेठ जी के भंडार की गिनती 20 करोड़ के पार पहुंची। काउंटिंग के दूसरे राउंड में निकले 8 करोड़ 54 लाख रुपए। सोने चांदी की गिनती अभी भी बाकी है। और देर रात राजस्थान में 48 IAS अफसरों के भी तबादले किए गए। वहीं देखिए राजस्थान में बड़ी संख्या में नई ग्राम पंचायतें बनी। सरपंचों, उप सरपंचों और वार्ड पंचों के पद भी बढ़े। और मध्य प्रदेश में देखिए सरकार का बड़ा एक्शन, डाबर, शिवायु और धनवंतरी कंपनी की भी 7 दवाइयों को बैन किया गया। हाल ही में जो बच्चों के कफ सिरप से मौत के मामले सामने आए, उसके बाद प्रदेश सरकार ने फैसला लिया। वहीं खबर है, विवेक शर्मा बने छत्तीसगढ़ के नए महाधिवक्ता। और छत्तीसगढ़ के शब्दों के जादूगर को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया, विनोद कुमार शुक्ल को। वहीं छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा के 10वीं 12वीं का टाइम टेबल जारी हो चुका है। ऑफिशियल बोर्ड पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा आप। और देखिए सरकार की एक चेतावनी, SIR फॉर्म भरने वाले लोग जरा अलर्ट हो जाएं। BLO आपसे किसी भी तरह का OTP नहीं मांगते हैं। चुनाव आयोग ने खुद लोगों को सावधान किया और कहा कि SIR के बहाने OTP लेकर आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है, समझ रहे हो। तो सावधान रहें और किसी को अपना मोबाइल का OTP शेयर ना करें। ये देख सकते हैं आप चुनाव आयोग द्वारा जारी नोटिस भी। और चलिए अगला अपडेट देखिए, बिहार में 22,000 से भी ज्यादा शिक्षकों को ट्रांसफर पर नए साल का यह बड़ा तोहफा मिला। वहीं बिहार में बीते दिन भूकंप भी देखा गया। किशनगंज अरेरिया में डर के मारे लोग घरों से बाहर निकल गए। 5.5 तक की तीव्रता मापी गई। हालांकि गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। और झारखंड में 18 जगहों पर ईडी ने रेड डाली। 2 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुए हैं। हरियाणा में 2 सरकारी विभाग के कर्मचारियों को और मिली राहत, केसलेस हेल्थ स्कीम में शामिल हुए। ये देख सकते हैं हरियाणा गवर्नमेंट का ऑपरेशन नोट भी। और चंडीगढ़ में 25 नवंबर को सार्वजनिक छुट्टी घोषित हुई। गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में ये फैसला लिया गया। हरियाणा में 7 दिन और चलेगा ऑपरेशन ट्रैक डाउन। उत्तराखंड में पुराने कॉमर्शियल वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिली। 2026 तक नहीं बढ़ेगी वाहनों की फिटनेस फीस। वहीं खबर है, असम के गुवाहाटी में खुला गया अंतर्राष्ट्रीय वीजा सेंटर। पूर्वोत्तर के यात्रियों को अब दिल्ली मुंबई नहीं जाना पड़ेगा। वहीं ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से डेटा जारी किए गए कि मनरेगा में 99.67% श्रमिकों के आधार कार्ड लिंक हो चुके हैं। तो अब eKYC से सेवा वितरण में और भी तेज और पारदर्शिता आएगी। वहीं देखिए HDFC भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बन चुका है। ओके, और कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए दोस्तों। प्राइमरी स्कूलों के टीचर के कुल 13,421 पदों पर भर्ती निकली हुई है। एज लिमिट 40 साल। वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन की तरफ से रिक्रूटमेंट निकाली गई है। इसकी लास्ट डेट रहेगी 9 दिसंबर। और पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन में भी 270 पदों पर भर्ती निकली हुई है। लास्ट डेट इसकी रहेगी 16 दिसंबर। वहीं दोस्तों दुबई में भी नौकरी पाने का मौका है। 300 पदों पर भर्ती निकली है। हरियाणा के बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा मौका है, क्योंकि इस नौकरी के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के माध्यम से आवेदन किए जा सकते हैं।
30 नवंबर तक। हालांकि इसके लिए भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य होगा, क्योंकि ये दुबई में एक तरह की फूड डिलीवरी राइडर के लिए वैकेंसी है। और भी ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मेष और कन्या राशि वालों की इनकम बेहतर होगी। मीन राशि वालों को भी मन मुताबिक ट्रांसफर मिल सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस साल G20 समिट किस देश में आयोजित किया जा रहा है। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। जल्दी मैं विनर्स के नाम भी अनाउंसमेंट कर दूंगा। बहुत से लोगों की मांग होती है कि यार DLS भाई जीतने वालों का नाम नहीं बताते हो। ठीक है, तो पूरी लिस्ट मैं आपको बता दूंगा एक बार। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आपका, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।